प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बयाना। इस मानचित्र में जो कि आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर है, भारत का मानचित्र। इसमें मैंने आपको कुछ शहर, राज्य, खनिज क्षेत्र, बंदरगाह, कुछ पर्वत श्रेणियाँ, जलाशय, बांध आदि को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो इस मानचित्र में आप देखोगे कि सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उत्तर भारत में आप श्रीनगर, जम्मू, एक पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था और वो अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित कर दिया गया है। इसके बाद हमें देखते हैं कि नीचे जम्मू कश्मीर राज्य के नीचे है अमृतसर और लुधियाना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऊनी वस्त्र के और केंद्र हैं, अमृतसर और लुधियाना। अब आप ये देखोगे राजस्थान के कुछ शहर इसमें प्रदर्शित हैं। इस पश्चिम में जोधपुर, जहाँ की थार का रेगिस्तान है और मध्य में अजमेर, जिसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। इस प्रकार आप ये देखोगे और इसके बाद आप इसके दक्षिण में आप देखोगे कि कांदला बंदरगाह बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह है, जो कि गुजरात में है। ये कांदला बंदरगाह है और इसके दक्षिण में पोरबंदर गांधी जी के नाम के साथ, गांधी जी के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद और बड़ौदा दोनों गुजरात के बहुत बड़े शहर हैं और औद्योगिक प्रदेश इनके नाम से जाना जाता है गुजरात का। और इस प्रदेश में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद आप ये देखोगे कि इससे से नीचे सूरत है और सूरत में आप देखोगे कि सूरत जो पहले ही अंग्रेज़ों के ज़माने से ही और ये बंदरगाह हुआ करता था, जो आज भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और औद्योगिक केंद्र भी है। इसके दक्षिण में नासिक, पुणे, मुंबई, सोलापुर, रत्नागिरी, ये महाराष्ट्र के, यहाँ हम देखते हैं ये महाराष्ट्र के और बड़े बड़े शहर हैं, ये जो कि बहुत ही औद्योगिक रूप से बड़े प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि दक्षिण में मंगलौर और बंगलौर जो आपको दिखाई दे रहे हैं। मंगलौर कर्नाटक का बंदरगाह है और बंगलौर कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर और राजधानी शहर भी है। तो इसके बाद हम दक्षिण की तरफ चलें तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरई, ये बहुत बड़े शहर हैं और औद्योगिक रूप से भी प्रसिद्ध हैं। इसके बाद केरल का कोची, जो जिसको कोचीन भी बोलते हैं, मसालों का बहुत ही उत्पादक क्षेत्र है। तिरुवनंतपुरम यहाँ ये केरल की राजधानी है। और कन्याकुमारी, जो कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इसके बाद हम देखते हैं कि इधर की तरफ कुछ बंदरगाह भी प्रदर्शित कर रखे हैं, जिनमें कन्याकुमारी तो अभी आपसे चर्चा की ही थी। इसके बाद तूतीकोरिन एक बंदरगाह है, चेन्नई, एन्नौर, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और कोलकाता, ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में भी है। पोर्ट ब्लेयर में बंदरगाह और एयरपोर्ट है। अब आप ये देखोगे कि इस मानचित्र में कि हम जब बंदरगाहों की चर्चा कर रहे हैं तो मुंबई एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, इसी प्रकार चेन्नई। तो चेन्नई के भार को कम करने के लिए एन्नौर बंदरगाह की स्थापना की गई थी, जो कि चेन्नई के उत्तर में है। इसी प्रकार मुंबई के भार को कम करने के लिए मुंबई के दक्षिण में और एक JLNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नामक एक बंदरगाह का निर्माण किया गया था, जो मुंबई के दक्षिण में। इसके बाद आप इस मानचित्र में देख रहे हैं कि एक झरिया जगह है। ये झरिया ये झारखंड में है, जो कि कोयला का बहुत ही बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसके दक्षिण में आप देख रहे हैं कि हीराकुंड बांध ये महानदी पर है और ये हीराकुंड बांध महानदी पर है और उड़ीसा में है। इसके ये यहाँ पर इस प्रकार का जलाशय है, जो कि खनिज के लिए और इंडस्ट्री के लिए
कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। हीराकुंड बांध की नदी की राउरकेला है, जो कि लौह इस्पात उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है। इधर पूरब में जाएं हम तो पूरब में कोलकाता एक बंदरगाह के रूप में भी है और एक बहुत बड़े शहर के रूप में भी है। इसके बाद हम सिलचर देखते हैं, डिब्रूगढ़ देखते हैं। डिब्रूगढ़ असम का एक शहर है, गुवाहाटी असम का शहर है, और धुबरी, जैसा कि आप इसमें इधर देख रहे हैं कि दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी, ये दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी दोनों ही पश्चिम बंगाल के केंद्र हैं, जो कि बहुत बड़े चाय के उत्पादक केंद्र हैं। यहाँ से खुशबूदार चाय का उत्पादन होता है। धुबरी ये असम में है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में एक राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है, जो कि जिस प्रकार सड़कों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, उसी प्रकार जलों पर यानी कि वाटरवेज होते हैं, नेशनल वाटरवेज, जो कि धुबरी से डिब्रूगढ़ के लिए है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इस प्रकार का बना है। अब हम देखते हैं कि इसको बाद दूसरा मानचित्र देखते हैं, और दूसरे मानचित्र में हम देखते हैं कि कुछ शहर, कुछ बंदरगाह, जिसे हम उत्तर से ही लेते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है K2 गॉडविन ऑस्टिन चोटी। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, 8,611 मीटर, लेकिन वर्तमान में ये है POK के दायरे में आती है, इन पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में आती है। इसलिए भारत की जो इस समय भारत की जो दायरे में जो क्षेत्र है, उसमें सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा का नाम लिया जाता है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आप कारगिल और लेह देख रहे हो, जिसका अभी मैंने जो चर्चा की थी आपसे कि जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था, उसका 5 अगस्त 2019 को विभाजन कर दिया गया है, और इस ढंग से विभाजन कर दिया गया है कि कारगिल और लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, और शेष जो क्षेत्र था वो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आ गया। इस प्रकार आप जो देख रहे हैं बारामूला, श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। इसके बाद आप दक्षिण में देखोगे कि यहाँ पर उत्तराखंड में कामेत और नंदा देवी दो चोटियाँ हैं, कामेत और नंदा देवी। यहाँ आप पानीपत देख रहे हैं, पानीपत एक रिफाइनरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, हरियाणा में है। तो रिफाइनरी भारत में जिन क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं उनके लिए हम चर्चा करते हैं आपसे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हरियाणा का पानीपत, मथुरा, इसके बाद आपका बरौनी बिहार का, डिगबोई में ये असम में है, और भारत में सबसे पहले यहीं पर तेल का उत्पादन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद हम देखोगे बॉम्बे हाई, ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में तेल का उत्पादन यहाँ से होता है। इसके बाद आप दक्षिण में देखोगे कि दक्षिण में चलते हैं तो दक्षिण में आप कुछ लौह इस्पात केंद्र भी बने हुए हैं, और जिनकी मैं चर्चा करूँगा आपसे कि भारत में लौह इस्पात के जो केंद्र हैं वो आप देखोगे कि यहाँ पर सलेम, भद्रावती, विजयनगर, डोलवी, ये डोलवी है, ये महाराष्ट्र में है। और इसके बाद आप चलें भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो और राउरकेला, ये महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादन के केंद्र हैं भारत के। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अन्य क्षेत्रों को, जो कि इस मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि थार का मरुस्थल राजस्थान के पश्चिम में थार का मरुस्थल, हालांकि इसका विस्तार पंजाब, उत्तर में पंजाब तक, और यहाँ दक्षिण में कुछ गुजरात तक इसका विस्तार है। यहाँ आपको दिख रहा है कि जामनगर भारत में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो रिलायंस एक निजी इंडस्ट्रियल घराना है उसके अंतर्गत आती है। अब आप ये देख रहे हो राजकोट, कोयली हजीरा एक कोयली में तेल का उत्पादन भी होता है,
और कोयले एक रसायन उद्योग के रूप में भारत के शहरों के रूप में जानी जाती है। हजीरा एक रासायनिक बंदरगाह है जो गुजरात में है। इसके बाद आप ये देख रहे हो कि बॉम्बे हाई, जिसकी मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, और अभी जो मैंने आपसे ये भी चर्चा की कि मुंबई के नीचे एक नया आधुनिक प्रकार का और बंदरगाह बनाया है जिसका नाम है JLN पोर्ट। ये आपको ये दिख रहा है, जेल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। डोल भी है इसके नीचे जो कि लौह इस्पात का उत्पादन का केंद्र है। इसके बाद कुछ आपको इसमें पर्वत श्रेणियाँ भी दिखाई दे रही हैं। ये 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं जो मेघालय में हैं, जिसमें पहला एक, जैसे हम चर्चा करें कि 1 और दूसरे नंबर पर खासी और तीसरे नंबर पर जयंती। ये 3 पहाड़ियाँ मेघालय में हैं, गारो, खासी और जयंती। खासी पहाड़ी पर ही दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है, जो कि आपने सुना होगा मासेनराम चेरापूंजी, वो खासी पहाड़ी पर ही। यहाँ पर जब भारत में मानसून प्रवेश करता है तो इन तीनों पहाड़ियों के बीच में मानसून फंस जाता है और एक कीप आकार की स्थिति बन जाती है और भारी वर्षा इस खासी पहाड़ी पर होती है, जहाँ पर चेरापूंजी और मासेनराम जैसी जगह हैं। अब आप इसके बाद इनमें देखोगे कि तीसरे मानचित्र में हम आपको बताएंगे कि ऊपर जो उत्तर में कुछ चोटियां प्रदर्शित हो रही हैं, K2 का अभी मैंने आपसे जिक्र किया ही था। 3 श्रेणियां जो बड़ी बड़ी हैं जो कि हिमालय के पार हैं, जिसे इसलिए इनको ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय में आप काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी 1, 2 और 3, ये 3 श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय की श्रेणी में आती हैं, जो कि महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय के और उत्तर में है, जो कि ग्रेटर हिमालय के पहले बनी टर्सरी काल में। इसके बाद इसके दक्षिण में पीर पंचाल श्रेणी है और इसके और दक्षिण में धौलाधर श्रेणी है। इस प्रकार 5 श्रेणियां हैं कि 3 काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, चौथी श्रेणी पीर पंजाल और 5वीं श्रेणी धौलाधर। हम धौलाधर का नाम यहाँ लिख सकते हैं, धौलाधर। ये 5 श्रेणियाँ हैं। तो इसके बाद हम दक्षिण और मध्य में चलते हैं तो आपको एक राजस्थान में एक लाइन आपको दिख रही है और वो है IGNP, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये सतलज और ब्यास नदी का मिलन पंजाब में हरके बैराज पर होता है और वहाँ से राजस्थान फीडर निकलते हुए और पंजाब हरियाणा में होते हुए राजस्थान प्रवेश करती है और लगभग 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है गडरा रोड तक। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फिर इसके बाद देख रहे हैं कि गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक ऊंचा स्थान है। ये अरावली पर्वतमाला है जो कि राजस्थान में कर्णवत रूप से विस्तार है। अरावली पर्वतमाला के और दक्षिण पूर्व में मालवा का पठार और मालवा पठार के बाद इधर बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमाई क्षेत्रों में एक बीहड़ इलाके हैं, पठारी क्षेत्र हैं। इसके बाद हम देखते हैं नीचे विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ये अरावली पर्वत के समय के ही एक तरह के अवशिष्ट प्रकार के पर्वत हैं और इन दोनों पर्वतों के मध्य में और एक घाटी बनी हुई है जिसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। इसमें नर्मदा नदी निकलती है, इस घाटी से नर्मदा नदी निकलती है और सतपुड़ा पर्वत के नीचे से ताप्ती नदी निकलती है। इन दोनों का ही जो दिशा है वो पश्चिम की तरफ है। भारत की 2 ऐसी नदियां हैं जो बड़ी हैं लेकिन जिनका जो उन्मुख दिशा है वो पश्चिम की तरफ है। हालांकि भारत की सभी नदियां, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, चाहे वो महानदी हो, चाहे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां, जैसे हम देखें कि यहाँ पर जो नदी है गंगा, इधर आप देखोगे इधर गोदावरी इसमें आकर के आगे बढ़ जाती है, महानदी। यहाँ हम देखते हैं कि दामोदर है, दामोदर गोदावरी है, गोदावरी के बाद यहाँ कृष्णा है और इसके बाद यहाँ कावेरी है। इन सभी नदियों का जो दिशा है वो पूरब की तरफ है, यानी कि वो सब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। लेकिन ये 2 नदियाँ ऐसी हैं जो लंबाई वाली हैं और लेकिन इनका जो दिशा है वो पश्चिम की तरफ है। हालांकि कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और तीव्र गति से बह करके
जैसे मांडवी गोवा की, ऐसी छोटी छोटी नदियाँ हैं, सारावती, जो कि इधर लेकिन पश्चिम की तरफ गिरती हैं, लेकिन इनकी लंबाई बहुत कम है क्योंकि पश्चिमी घाट से निकलती हैं और तीव्र गति से बह करके और अरब सागर में गिर जाती हैं। इसके बाद आप देखोगे इसमें कि 3 श्रेणियाँ, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची, कार्डोमम हिल्स, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची, ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो कि केरल और तमिलनाडु, इन दोनों के सीमाई क्षेत्र में हैं। इसके बाद 2 पहाड़ियाँ, सेवराय और जावेदी, ये तमिलनाडु में हैं। तो ये दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र में जैसे हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था कि यहाँ से और पूर्वी घाट आता है, इधर पश्चिमी घाट आता है, तो यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी के पास इन दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट श्रेणी का मिलन होता है। तो इसके बाद नीचे आती है अन्नामलाई और इलायची। अन्नामलाई के पास एक अनाईमुड़ी नाम की पर्वत चोटी है जो कि लगभग 2698 या 95 मीटर की ऊंचाई वाली है, जो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इसके बाद आप पूर्व में देख रहे होंगे कि एक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र है जो खनिजों की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर पठार। इसके उत्तर में राजमहल पहाड़ियाँ हैं। यहाँ छोटा नागपुर पठार बहुत ही प्राचीन प्रकार का पठार है। यहाँ लौह अयस्क, कोयला, तांबा, जस्ता आदि प्रकार के खनिज यहाँ पर मिलते हैं। इस तरह पश्चिम में हम देखेंगे कि आपको ये दिख रहा है कि कच्छ का रण ये दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर राजस्थान से आने वाली लूनी नदी भी इसमें प्रवेश करती है और दलदली एरिया है। तो ये कच्छ का रण पहले माना जाता था कि ये मध्य भारत का जो हिस्सा था वो समुद्र जिसमें विस्तार था, लेकिन धीरे धीरे समुद्र प्रत्यावर्तित हो गया, रिट्रीट होता गया और इस क्षेत्र में नदियों के द्वारा और मैदानी क्षेत्र बनाया जाता गया। तो धीरे धीरे सागरीय जो जल था वो लौटता गया, लेकिन ये जो क्षेत्र थे वो दलदली रह गए कच्छ के रण वाले, और आज भी वो दलदली हैं। इसके बाद कुछ खाड़ियाँ मैंने प्रदर्शित की हैं इस मानचित्र में। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी दोनों ही पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके नीचे है बॉम्बे हाई, जो कि भारत का सर्वाधिक तेल गैस उत्पादक क्षेत्र है। ये अपतटीय क्षेत्र है समुद्र के अंदर, जो कि मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर और पश्चिम की तरफ है। कुछ पहाड़ियाँ जिसमें नल्लामाला की पहाड़ी, बालकोंडा पहाड़ी, इस प्रकार की कुछ पहाड़ियाँ हैं जो कि आपकी इस मानचित्र में प्रदर्शित हो रही हैं। हम यदि तटों को बात करें तो जैसा कि आपके इस मानचित्र में प्रदर्शित हो रहा है कि यहाँ पर पश्चिमी घाट के पश्चिम में कोंकण तट है ये, और यहाँ फिर केरल के आसपास मलाबार तट है। इधर पूर्वी तट की देखें तो यहाँ पर कारोमंडल तट है और इसके उत्तर में उत्तरी सरकार तट है। तो इस प्रकार हम भारत के मानचित्र को और विभिन्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम कुछ और लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।